हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जिस दिन का आपको इंतज़ार था अब वो फाइनली आपके बहुत करीब आने वाला है। जिन्होंने लास्ट के 1 महीना पढ़ा होगा, 2 महीना पढ़ा होगा, उनको बहुत प्रेशर फील होगा और जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और सीख रहे होंगे कि कैसे ये हो सकता है। अब वो बच्चे जो अभी लास्ट के 1-2 महीने में बहुत एक्टिव हो गए हैं, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा आप अपना नेचुरल गेम खेलिए, आप आराम से पढ़िए। आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने लास्ट के 2 महीने में जितनी चीज़ें कवर करी हैं बहुत अच्छी बात है, आपने कितना पढ़ लिया है, ठीक है। और आप उसको कवर करके पेपर में जाएंगे तो आप यकीनन बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जो साल भर पढ़ रहे हैं बच्चे, उनसे मैं ये कहूँगा बिल्कुल भी प्रेशर फील मत कीजिए। आप साल भर पढ़ रहे थे, दिल लगा के पढ़ रहे थे, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद बे खुद वहाँ पे याद आ जाएंगी। तो इसलिए प्रेशर नहीं लेना है, चीज़ें क्लियर रखनी है और वहाँ जाना है। अंतिम समय में क्या करना है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखो अब इतना भी टाइम नहीं है कि आप बहुत सारे PYQ कर पाएँ, लेकिन अभी कुछ टाइम तो बचा ही है ना। होने को तो 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप कि PYQ कंप्लीट है, आपके फॉर्मूला कंप्लीट हैं, तो आप PYQ करिए फटाफट। जिस चैप्टर में आपको लगता है कि हाँ यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ के PYQ करिए और अपना स्कोर अच्छा करिए, ठीक है। चलिए आज इसी में हम आगे, मैंने सोचा कि फॉर्मूला रिवीजन सीरीज बीच में हमारी ये पॉज हो गई थी। हम अब आज 11th क्लास के ग्रेविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेई के हिसाब से, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो ग्रेविटेशन है इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो आज हम इसका फॉर्मूला रिवीजन डिस्कस करने वाले हैं। आप 2x पे वीडियो देखिएगा, पूरी देखिएगा। और आप सभी को दिल से मैं थैंक यू कहूँगा, क्योंकि आपने इस बीच हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कमी नहीं करी है। तो बच्चों अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजें जो हमारे चैनल अभी, क्योंकि चैनल छोटा है तो सब तक नहीं पहुंचा है, तो आपका फर्ज है कि सब दोस्तों को शेयर करना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सीधा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो स्टार्टिंग हुई ग्रेविटेशन की बात अगर हम करें तो हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ी, बहुत सारी किस्से कहानियाँ पढ़ी। तो सार क्या है उस चीज़ का, कंक्लूजन ये है कि अगर 2 मास होंगे हमारे पास, एक ये m1 मास है और एक ये m2 मास है। अगर ये 2 मास किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हमने रखे हुए हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो मास के हमारा प्रोपोर्शनल होगा या प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल होगा, और जो डिस्टेंस होगी उसके बीच में उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये निकाला और यहाँ से जी निकल के आया। इससे बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, जी कैलकुलेशन या जी की यूनिट वाले। तो यूनिट निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, डायमेंशन के लिए इसी का यूज़ करेंगे। और प्रैक्टिकली जो इसकी हमारी जी की जो हमारी वैल्यू होती है, ठीक है, जो हमारी जी की वैल्यू होती है ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब इसमें हम किसी कंडीशन से इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो यूनिट आप यहाँ से बना लीजिएगा। वैल्यू आपको एग्जाम में दी रहेगी, फिर भी इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा ये जो जी की वैल्यू है ना, यहाँ पर ये होती है -11 होती है, ये 7 नहीं होगी, ये क्या होगी, 11 होती है। वैसे दी रहेगी आपको एग्जाम में। आगे चलते हैं। इस जी में कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे अट्रैक्टिव नेचर होता है ग्रेविटेशनल लॉ, सेंट्रल फोर्स है टुवर्ड्स द लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर होगा, मीडियम के इंडिपेंडेंट है। लास्ट नीट में हमारा एक क्वेश्चन आ गया था कि 2 मास अगर एयर में रखे हैं, उनके बीच में फोर्स F है, अगर हम उसको मीडियम में रख दें तो बताओ उसमें जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो उतना ही रहेगा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। जबकि कूलॉम्बिक, अगर आप कूलॉम से इसको कंपेयर करें, वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, वो भी सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है, लेकिन वो मीडियम पे डिपेंड करता है। डाइलेक्ट्रिक की कंडीशन में आपने देखा होगा 1/k टाइम हो जाता है वहाँ पे। अच्छा जी, अगर आप न्यूटन का थर्ड लॉ निकालें तो ये हमारा क्या होता है, वेक्टर पे डिपेंड करेगा, या आप बोल सकते हैं वेक्टर इसका लॉ देखेंगे तो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करेगा, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन करेगा।
अगर 2 का आपको पता है, 3 4 5 कितने भी मास दे दें सबका भी सम कर देंगे। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, सम कैसे करेंगे, वेक्टर की तरह, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करोगे। वीकेस्ट फोर्स है अपना नेचर में, कंजर्वेटिव फोर्स है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो यहाँ से एक बात ये हो गई कि जो हमारा फोर्स कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव होने के बाद ये क्या होगा, अगर कोई भी फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है ना तो ये पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पाथ इंडिपेंडेंट। अगर पाथ इंडिपेंडेंट होंगे, आपके जे में ही क्वेश्चन आया था कि अगर ए टू बी हम जा रहे हैं, पाथ 1 ऐसे जा रहे हैं, पाथ 2 ऐसे जा रहे हैं और पाथ 3 ऐसे जा रहे हैं, इसमें वर्क W1 है, W2 है, W3 है, तो किस में मैक्सिमम होगा, तीनों में बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा पाथ इंडिपेंडेंट लॉ है, या बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, कन्वेंशन के लिए हम इसको, ये रिक्वायरमेंट होती है ग्रेविटेशन की, ये पूछा गया था एक बार कि कहाँ पर ये यूज होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वेंशन जो हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है उसमें कन्वेंशन, कंडक्शन और रेडिएशन है, तो कन्वेंशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जी पढ़ा, आपने देखा एक कैपिटल जी पढ़ा और एक स्मॉल जी पढ़ा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो कैपिटल जी मतलब छोटा जी और बड़ा जी है, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, जो ये जी है और ये छोटा जी है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। पहला जो जी है वो हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी आपको पता है कि क्या होगी, ठीक है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। अच्छा, ये जो जी है ये हमारा इस पे डिपेंड करेगा, ये जो हमारा भैया जी है ये हमारा डिपेंड करेगा किस पे, पहले ये देखो आप, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये नेचर और साइज ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा, साइज ऑफ बॉडीज पे डिपेंड नहीं करेगा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। वहीं छोटे जी की बात करें, जो छोटा जी है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जब भी आप अर्थ में किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जो हमारी अर्थ है उसको किस एक्सेलरेशन से खींच रही है, कितना फोर्स लग रहा है उसमें, जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप इसकी वैल्यू लिखते हैं A = G, और G की वैल्यू एग्जैक्ट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, तो ग्रेविटी, ये ग्रेविटी हो गई, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है, अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, वो होता है Gm/r², ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है, और ये डिपेंड करती है रेफरेंस बॉडी पे, रेफरेंस बॉडी पे, इस बॉडी से आप फेंक रहे हैं। जैसे मून के लिए मैं आपको बताऊं, तो मून के लिए जी की वैल्यू अर्थ की जी की वैल्यू का 1/6 पार्ट होती है, रेफरेंस बॉडी के मास और रेडियस पे डिपेंड करेगी, इसको फेंक रहे हैं उसके मास रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगी, और ये नेचर, साइज ऑफ बॉडीज और मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में ऐसे आजकल जो आपका जेई का पैटर्न है उसमें स्टेटमेंट बेस्ड एजर्सन रीजन ये आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके जो आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपकी थ्योरी नॉलेज कैसी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमारी थ्योरी इनकम्प्लीट रह जा रही है। मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप थ्योरी कंप्लीट करिए, एक बार आप थ्योरी कर लेंगे कंप्लीट, फिर आप देखिए कितनी इजीली हो जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। तो हमने ये देख लिया कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये क्या है, आप ये भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस ऑन फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और ये जो हो गया ये भैया हो गए हमारे यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। और न्यूमेरिकली अगर आप इसको देखें, आप वहाँ से निकाल सकते हैं इसको ग्रेविटेशनल, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से। अच्छा, ये जो जी की वैल्यू है सरफेस ऑफ अर्थ पे है, और ये जो हमारा है, अगर आपसे पूछेंगे कि डिपेंड किसकी करेगी, ये जो जी है ये डिपेंड किस पे करेगी, तो ये इंडिपेंडेंट होती है, साइज ऑफ बॉडी भी लिखा, और मास के जो ये बीच में आर है ना, इस पे भी ये डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड्स, ये इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता कि मास के बीच में कितनी क्या है डिस्टेंस है, और ये डिपेंड करता है भैया
ये अगर मास के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करता है, अभी आगे आप देखेंगे। तो इस पे डिपेंड करता है कि दो मास के बीच में कितना हमारा डिस्टेंस है। अच्छा, ये जी की यूनिट आपने देख ली, इस जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर टू केजी माइनस 2, और इसकी हो जाएगी एक्सेलरेशन के बराबर मीटर पर सेकेंड। चलिए भैया आगे चलते हैं। पहले जो ट्रिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फॉर्मूला रिवीजन में मिलती है। ट्रिक 1 है इफ मास मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। देखो, जब भी कोई सर्कुलर मोशन में घूमता है तो वहां पर जो फोर्स होगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है, उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स आता है। तो अगर आपका मास मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, किसमें, इन ग्रेविटेशनल फील्ड। कैसा फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर ये सारी चीज हो रही है, ग्रेविटेशनल, पूरा ही लिख लेते हैं चलो, ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी बॉडी मूव करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपसे पूछ क्या रहे हैं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो। आप उठाइए पिछले साल के जेईई के पेपर, उसमें बहुत बार आया हुआ है। तो देखिए, अगर कोई दो मास मूव कर रहे हैं, मान लो ये m1 है और ये m2 है, ठीक है, और इनके बीच में ये सेंटर r है, तो ये रेडियस r हो जाएगी, और ये हमारा ऐसे मूव कर रहे हैं, मान लो ये ऐसे गोल मूव करेंगे, जो इसकी ओमेगा होगी, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो आप कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है भैया, आपको करना क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, जो आपका इनके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो आपके ग्रेविटेशनल के बराबर होगा। अब आप कहते हैं सेंट्रीपिटल कितना होगा, mv²/r, जो इसकी रेडियस है, हम इसकी रेडियस को स्मॉल r लिया है, इक्वल टू ग्रेविटेशनल क्या हो जाएगा, gm इंटू m, ठीक है, दो m है, अगर m1 m2, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, m इंटू m कर लो, दोनों सेम ही देगा जब भी देगा, नहीं देगा तो आप बना लेना वहाँ पे m² बाई r 2r का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 2r, तो यहाँ से v निकल जाएगा आपका अंडर रूट gm/4r। अगर आपसे ये पूछा है एंगुलर वेलोसिटी, तो आप सेंटीमीटर का फॉर्मूला ये रखने के बजाय क्या रख दीजिए, m⍵²r इक्वल टू gm²/4r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी r नहीं, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट gm²/4 r बाहर, तो इसको कर लीजिए आप 4r³ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा ना, तो ये 4r² होगा, r², तो ये हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितने पे डिपेंड करेगी, 1/r³ पे, वो भी रूट, ठीक है। और अगर ग्रेविटेशनल वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √r, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे हैं, अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, देखो। अच्छा, अगला दूसरा क्वेश्चन है, पहले इसको देखो, आप ये समझ गए होंगे आप कितना फील्ड होगा, कितना पोटेंशियल होगा, सॉरी कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगा के आपकी v आ जाएगा और v और ओमेगा आ जाएगा, डायरेक्ट आप डिपेंडेंसी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 4 पार्टिकल ऑफ मास m एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। मतलब 4 पार्टिकल हैं, वो ऐसे मूव कर रहे हैं कि कोई सर्कल के उसमें मूव कर रहे हैं, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड द स्पीड। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है ऐसे, और इसमें जो 4 पार्टिकल है वो कैसे बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए हैं। तो जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, और एक पार्टिकल इस साइड है। अब पीबीआईक्यू उठाइए ना, 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस अगर इनकी क्या बोल रहे हैं, अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, इसके अगर ये सेंटर O है और ये रेडियस क्या है, r है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इनकी स्पीड बताओ, ठीक है। वैसे तो आप इसको किसी भी एक पार्टिकल पे क्या करेंगे, जो मैंने अभी पीछे किया सेम यही रहेगा, इसमें भी आपको करना क्या है, किसी एक पार्टिकल पे फोर्स लगा देना है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देना है, बाकी तीनों की वजह से। जैसे जो हमारे ये 4
4 पार्टिकल है, मैं इसको नाम दे दूं, इसको ए दे दूं, इसको बी दे दूं, इसको सी दे दूं, इसको डी दे दूं, तो आप ए पे निकाल लो, बी पे निकाल लो, सी पे निकाल लो, किसी एक पे निकाल लो, बाकी 3 की वजह से। तो जैसे ही आप इस पे निकालेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप सेंट्रीपिटल वाली कंडीशन लगा देंगे। उसके बाद अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो आप क्या करेंगे, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स की कंडीशन लगा देंगे, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जैसे ही कंडीशन लगाएंगे वहाँ से V आ जाएगा। ठीक है, और जो V की वैल्यू आएगी ना, मैं भी फिर आपको बता भी देता हूँ कैसे आएगा। पहले V की वैल्यू आपको ये दिमाग में सेट कर लो कि V की वैल्यू आएगी √GM/4R, ठीक है, 1 + 2√2, ये वैल्यू निकल के आती है। ये आपको चार्ज में भी देता है ऐसे ही, और यही वैल्यू आपको ग्रेविटेशन में 2023 में पूछी है, 22 में पूछी है, मतलब बहुत बार उससे आपसे पूछी गई है, जो आपको आनी चाहिए। ठीक है भैया, अगर आपको इसको कहना है कि सर नहीं हमको रिजॉल्व करके ही बताइए, हम आपको ऐसे भी बता सकता हूँ। एक स्लाइड और ले लेते हैं, देखिए अभी मान लीजिए यही क्वेश्चन है। अब इसमें ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला रिवीजन बड़ी हो जाती है ना, इसलिए मैं इसमें ये चीज़ें बताता नहीं हूँ। और ये हमारा एक स्क्वायर के कॉर्नर है, ये है, ठीक है। ये रहा। अब आप किसी भी एक पे फोर्स निकालिए। देखिए अगर ये वैल्यू हमारी यहाँ से लेके हमें ये R दे रखी है, ये R है, ठीक है। और मान लो ये मास पहला है, एक दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस पे फोर्स निकाल दीजिए। तो देखो इन दोनों के बीच में, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इन दोनों के बीच में फोर्स कहाँ को हो जाएगा, इस साइड को हो जाएगा। इन दोनों के बीच में फोर्स देखेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेगा। और ये तीसरा वाला जो पार्ट है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर इसके बीच में फोर्स F1 है, इसके बीच में F2 है, इसके बीच में F3 है, तो ये कंडीशन बनेगी। अच्छा, ये जो एंगल होता है पूरा 90 होता है, तो इतना कितना हो जाएगा 45, और ये भी 45 हो जाएगा, ठीक। अब आपको करना क्या पड़ेगा, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो F3 के अलोंग लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। F1 और F2 के बीच में जो रिजल्टेंट है वो कहाँ लाना पड़ेगा, F3 के बीच में लाना पड़ेगा, ठीक हो गया। सबसे पहले ये निकालो कि दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो अगर ये R है, ये भी R होगी, क्योंकि ये सेंटर O है, तो ये तो 2R हो गया पूरा। अगर ये 2R है तो इसको कंपोनेंट ब्रेक कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2R cos 45। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2R। इसकी भी कितनी आ जाएगी, √2R। इसकी भी कितनी आ जाएगी, सिमिलरली √2R। इसकी भी कितनी आ जाएगी, √2R। तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, √2R। आप ब्रेक कर लीजिए ना कंपोनेंट। इस वाले को अगर आप ब्रेक करेंगे, ये आपका R और R कितना है, 2R। 2R को इस साइड कंपोनेंट X, ये वाले 45 की तरफ करेंगे इस साइड को, तो कितना आ जाएगा, 2R cos 45। तो वहाँ से सॉल्व करेंगे तो √2 टाइम्स R आ जाएगा। अब जब आप फोर्स निकालेंगे, ठीक है, तो जो फोर्स निकालेंगे F1 और F2 निकाल दीजिए। F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो हमारा ये वाला है, जिसको हम F3 कह रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल जो फोर्स होगा इस सेंटर पे जो फोर्स हो जाएगा वो ये वाला, और इसका भी कौन सा कंपोनेंट, cos 45, इसका भी cos 45। तो देखो F2 cos 45 प्लस F1 cos 45 प्लस F3, ये तीन फोर्स कहाँ को लगेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स द O, और इसको हम किसके बराबर कर देंगे, mv²/r। आप एक बार करिएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ये R है। हो सकता है आपको कई बार ये √2R दे दे, ये R ना दे, तो आप यहाँ पे भी कंफर्म करना इसको। आगे चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ बाइनरी स्टार। तो बाइनरी स्टार क्या होते हैं, जैसे बाइनरी स्टार का मोशन जो होता है, तो अगर दो पार्टिकल हैं उसमें तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी तो उनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाइनरी स्टार की कंडीशन है, आगे आपसे पूछी जाएगी। आगे अगर आप जाएंगे इसी ग्रेविटी में, जब आगे जाएंगे तो कई बार ना बच्चों ऐसा होता है कि आपको मास गिवन नहीं होता है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी रो है, मास m है, वॉल्यूम कितना होता है 4/3, क्योंकि अर्थ को हम स्पेरिकल मानते हैं। अगर रेडियस r है तो 4/3 πr3।
तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा आपका 4/3 पाई रो आर क्यूब। तो अगर आप ग्रेविटेशनल लॉ यहाँ पे लगाएं F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, ये तो होगा। अगर दो पार्टिकल हैं जिनका आपको मास नहीं दिया है तो आप डेंसिटी दी है, अगर क्वेश्चन में डेंसिटी लिखी भी है तो आपको फिर डेंसिटी के टर्म में उनको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखें तो ये जी तो जी है, इस पूरे की अगर आप डिपेंडेंसी रखें इसमें वैल्यू रख के, तो एफ जो है हमारा आर पे कैसे डिपेंड करेगा। देखिए m1 m2 है, अगर मास दोनों सेम है, सपोज m1 और m2 दोनों सेम है, तो इनका रो आ जाएगा, रो से आर आ जाएगा, आर क्या होगा आर क्यूब, तो 2 बार r6 नीचे से कैंसिल होगा तो आर, यहाँ पर ये रिलेशन लगेगा। आप ये मत लगा दीजिए कि भाई दो मास दिए हैं आर दिया है तो हम ये लगाएंगे, ये नहीं लगेगा। वहाँ पे जहाँ पर डेंसिटी दी है आपको वहाँ पर डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मास आप देख सकते हो उस केस में आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। तो जब मास आर क्यूब पे डिपेंड करेगा, दोनों मास अगर सेम होंगे तो GM_r² होगा, तो इसका स्क्वायर r6 अपॉन में 2 तो r4, तो एफ किस पे डिपेंड करेगा r4 पे डिपेंड करेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपको, जब डेंसिटी गिवन होती है आप उसमें ये लगा देते हैं जहाँ पर डेंसिटी का कोई रोल नहीं होता है। आगे चलते हैं टॉपिक 2, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में हम देख चुके हैं कि फ्री फॉलिंग बॉडी पे जो अर्थ हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडी पे अर्थ जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं Gm/r²। हम अर्थ के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हमें अर्थ का ही ज़्यादा यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो Gm/r² हो जाएगा, और जिसकी जो वैल्यू आएगी निकाल के, अगर आप G की वैल्यू रख दो, M की रख दो, R की रख दो, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो अर्थ जो है, अर्थ का शेप कैसा माना गया है, स्पेरिकल माना गया है। वैसे तो अर्थ का जियोइड शेप होता है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो स्पेरिकल या स्पेयर शेप हमने अर्थ का एज्यूम किया है, तो जिसका वॉल्यूम होगा स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर 4/3 पाई r³। अच्छा, अर्थ की जो रेडियस हमने कैलकुलेट करी है 644 किलोमीटर, ये हमें पता है। आगे अगर आप हाइट की बात करें, अभी ये तो ये हो गया, आगे अगर आप डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम यूज करेंगे कई बार मास ओवर वॉल्यूम से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये वैल्यू तो अर्थ के लिए होगी, अर्थ के सरफेस पे, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, सरफेस पे होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें वेरिएशन कैसे होगा, ठीक है। तो अर्थ का जो शेप है वो आपने ना, मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं आप अगर, तो आपने ये वाला शेप देखा होगा, कौन सा वाला, इस टाइप का अर्थ का शेप ऐसे ही होता है। आप कभी ग्लोब देखना तो वहाँ पे ये ऐसे ही बनेगा शेप, ठीक है। और इसमें जो ये वाली लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, जो ब्लू वाली लाइन है इक्वेटोरियल है, और जो ये वर्टिकल लाइन है पिंक कलर की, ये पोल वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो अर्थ में होता क्या है कि जो उसका शेप है, अर्थ का शेप है वो इलिप्टिकल टाइप का है हमारा, या जियोइड टाइप का है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अर्थ में अगर आप देखें कि जो ये वाली वैल्यू होती है ये इक्वेटर की वैल्यू होती है, और ये वाली जो होती है पोल की होती है, ये लाइन पोल वाली है और ये आपका इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है। तो जो हमारी ये RE है और ये RP है, आप खुद ही देखिए, जैसे हमारा अंडे का शेप होता है ना वैसे ही होता है, एग शेप की तरह होता है। तो इसमें देखेंगे आप, एग को अगर आप देखते हैं तो आप देखना जो फ्लैट ज़्यादा होता है, फ्लैट ज़्यादा होगा तो उसकी RE जो होती है वो ज़्यादा होती है RP से, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इक्वेटर वाली जो हमारी डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है पोल से, और G जो हमारा डिपेंड करता है वो करता है 1/r² जो डिस्टेंस है। तो आप खुद ही देखिए, अगर RE ज़्यादा होगा, अगर RE ज़्यादा होगा, G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू है Gm/r²। अगर R ज़्यादा होता है, R मैक्सिमम होता है तो G मिनिमम होगा, और अगर R मिनिमम होगा तो G मैक्सिमम होगा, ये इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर इक्वेटर में G की वैल्यू हमारी ज़्यादा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि इक्वेटर में G की वैल्यू कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू पोल या देन पोल। तो पोल में जो G की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। पोल में G की वैल्यू मैक्सिमम होगी और यहाँ पे मिनिमम होगी। तो जैसे ही कई बार यहाँ से एडजसेंट रीजन में क्वेश्चन आते हैं कि अगर तुम इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, अगर तुम इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो क्या होगा, तो भैया G बढ़ेगा। अगर हम ऐसे मूव करेंगे
तो जी बढ़ेगा। अच्छा, और जी से ही डिसाइड होता है हमारा वेट। आपको पता होना चाहिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वेट होता है mg। तो अगर जी बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। तो अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जी हमारा मैक्सिमम होता है पोल पे, मिनिमम होता है इक्वेटर पे। और बात करें सेंटर पे, तो सेंटर पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है और सेंटर पे हमारा वेट भी 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन कई बार यहाँ पे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, हाइट की वजह से जी की वैल्यू में हाइट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर आप अर्थ के सरफेस से बाहर की तरफ चले जाएं तो क्या असर पड़ेगा। मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसको हम ग्रीन ग्रीन बनाएंगे, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, आपके पास अर्थ है और आपने क्या किया, इस अर्थ के सरफेस से इतना बाहर को चले गए। ठीक है, इतना बाहर चले गए। यहां पर जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये तो अर्थ की रेडियस है। जो ये है इस ग्रीन पार्ट के अंदर है, वो हमारी अर्थ की रेडियस है। यहां पे हमारी अर्थ की रेडियस है और आप इस पॉइंट से, ये अर्थ का क्या है, सरफेस है, और आप सरफेस से h हाइट ऊपर चले गए, यहां चले गए P पॉइंट पे। तो जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो यहां पर g की वैल्यू बदल जाएगी और सरफेस पे g की वैल्यू g होती है, मतलब gm/r² होती है। तो जी एच पे क्या हो जाएगी भैया, सेंटर से मेजर करते हैं, अगर ये सेंटर है तो टोटल कितनी हो जाएगी, r प्लस एच। तो ये हो जाएगा gm/r प्लस एच का होल स्क्वायर। यही हमारी जी की वैल्यू हो जाएगी। ये इसका सेंटर है, मान लो इसका मास m है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है ना। अब देखिए, हमसे पूछा जाएगा जब हमारी हाइट बढ़ेगी, आप खुद ही देखिए, जब हाइट बढ़ रही है, जब हाइट बढ़ रही है, क्या जी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो हाइट के बढ़ने से एज हाइट इंक्रीज तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भैया, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इसी में अब देखो, इससे बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं। क्या फॉर्मूले मिलेंगे, देखिए। चलिए आगे देखते हैं। इससे फॉर्मूले जो बनेंगे, अगर आप इसी को कंपेयर करते हैं जी एच और जी की वैल्यू को, तो देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जी एच बाई जी कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा और एक हम फॉर्मूला चार्ट बनाएंगे इसके बाद आगे, जिससे आपके जेई के बहुत क्वेश्चन बनेंगे। क्या, जो जी एच ओवर जी है, इसकी जो वैल्यू है वो होती है आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच। पहली बात, अगर हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, अप्रॉक्सीमेशन का मतलब हाइट बहुत कम है रेडियस से, तो जी एच बाई जी जो हो जाएगा वो हो जाता है 1 माइनस, ये बाइनॉमियल थ्योरम लगा लोगों कि हमारा आंसर आया है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए अभी भी मैंने आपको बताया कि वेट क्या होता है, वेट होता है mg। तो आपसे क्वेश्चन आता है कई बार कि वेट में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इस रिलेशन को, जो आपको ये रिलेशन मिला है, ये पूरा इसमें मास का इंटू कर दें, इस वाले में मास का इंटू कर दें, तो mgh ओवर mg हो जाएगा। हमने लेफ्ट साइड दोनों ऊपर और नीचे मास का इंटू कर दिया, तो यही तो निकला। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वेट h या वेट एट हाइट h 1 माइनस 2h बाई आर। तो आपको इसमें डरना नहीं है कि यार भैया क्या हो गया, जो जी में चेंज होगा वही वेट में भी होगा। ठीक है, अच्छा तीसरी बात आप ये भी समझ गए हैं, h बढ़ेगा अगर तो जी आपका क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, अच्छा जी, एक और इसमें हम बात करते हैं, हमने ये बात कर ली, इसको थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज करें ये वाले को, तो इसमें से आप आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेशन आपको दिया रहेगा तभी आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब अगर आपसे कहेंगे कि परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो अगर आप इस g और जी एच को सॉल्व करें यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, g माइनस जी एच इक्वल टू 2gh बाई आर।
तो परसेंटेज चेंज अगर आपसे पूछेंगे तो इस जी को नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा, जी माइनस जी एच ओवर जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2h बाई आर। तो ये दो फॉर्मूले आ गए। अगर आएगा चेंज इन जी कितना होगा ड्यू टू हाइट। अगर आपसे कह देते हैं कि मास में कितना चेंज होगा तो दोनों तरफ मास का इंटू कर दीजिए, सॉरी वेट में, तो दोनों तरफ जब वेट का इंटू कर देंगे तो एम जी एच बाई 2r ये हो जाएगा। और यहाँ भी अगर आपसे कहेंगे दोनों में वेट का कितना चेंज आएगा तो आप ऊपर नीचे यहाँ पर मास का इंटू कर दीजिए, ठीक है, राइट में मत करना क्योंकि यहाँ तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो ये वेट में चेंज आ गया, ठीक है। परसेंटेज कहेंगे तो 100 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। क्या आता है देखो, वैसे तो ऑसिलेशन में हम बात करेंगे इसके बारे में। सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, उस पे एक हमने क्लॉक लगा दी है, और इस क्लॉक और सिंपल पेंडुलम का जो सिस्टम है इसको हम कहाँ ले गए, पहले ये कोई प्लेन एरिया में था। प्लेन एरिया मतलब ये मान के चलिए आपकी पहले ये कहीं पर प्लेन ही मान लो, प्लेन मतलब जैसा आप मान लो पहले ये दिल्ली पे था, ठीक है, और दिल्ली से आप इसको हिल एरिया पे ले गए, उसके बाद कहाँ ले गए, हिल एरिया पे ले गए। हिल एरिया मतलब ये मान लो हम आप इसको एवरेस्ट ले गए, माउंट एवरेस्ट ले गए, तो आपसे पूछेंगे कि ये क्लॉक फास्ट होगी या स्लो होगी। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार दिया गया है, ये जो क्लॉक है ये फास्ट होगी या स्लो होगी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें, क्या देखो जो टाइम पीरियड होता है वो होता है सिंपल पेंडुलम का L ओवर जी, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, G आ रहा है, तो रूट G हो जाएगा। अब आप देखिए जब आप दिल्ली से एवरेस्ट चले गए, माउंट एवरेस्ट चले गए, तो यहाँ पर G की वैल्यू जो है, यहाँ से जो G होगा यहाँ जाने पे G क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हाइट हमारी बढ़ेगी, क्योंकि वो तो पहाड़ी एरिया है ना, पहाड़ी एरिया पर ले जाओगे तो हाइट क्या होगी, बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो G घटेगा, और अगर G घटेगा तो T क्या हो जाएगा, अगर G घटेगा तो T क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे लोग बहुत डाउट करते हैं, क्यों कहते हैं क्लॉक फास्ट हो जाएगी। तो बच्चों जो T है ना वो T है टाइम पीरियड, T क्या है, टाइम पीरियड। आप कैसे कह सकते हो वो हो जाएगा, T बढ़ जाएगा मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है वो बढ़ जाएगा, तो क्लॉक हमारी कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। एक बार 12 बज गया, अगली बार 12 बजने में बहुत स्लो हो जाएगी वो क्लॉक, तो इसलिए क्लॉक स्लो हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना। लोग क्या करते हैं, टी फास्ट हो गया तो क्लॉक फास्ट हो जाएगी। अरे टी बढ़ा है, टी बढ़ने का मतलब ये हो गया कि आज 12 बजे, जैसे अभी 12 बजे, तो कल को जो 12 बजेंगे तो टी बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, जितना भी बढ़ेगा तो 12 बजने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्लॉक क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। आगे बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। सेम वही बात है, अगर आप कोई ये हमारा अर्थ है मान लो, ठीक है, और इस अर्थ जो अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस में आपको कहाँ को जाना है, अब सेंटर की तरफ जाना है। हमको सरफेस पे पता है जी की वैल्यू, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे आपको जी की वैल्यू पता है कि अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू है वो हमारी है Gm/r²। मान लो आप सेंटर की तरफ गए, ये आपका सेंटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है ये r है, सेंटर पे यहाँ तक गए, और ये यहाँ से d डिस्टेंस है, तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी होगी ये हमें देखना है। तो जो डेप्थ की वजह से अगर आप g की वैल्यू में बात करोगे तो जो g डेप्थ है वो क्या होगा, देखिए, तो g डेप्थ आपको निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला वही होगा Gm/r² जो ऊपर दिया था। तो यहाँ पर क्या है ना, हमें डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, सेंटर से लेनी है, तो ये हो जाएगा Gm और नीचे आ जाएगा r - d का होल स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ का मास अब पता नहीं है कि यहाँ पर क्या है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ओवरऑल m होगा, जो कि है नहीं, तो मास हम किससे निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्या हो जाएगा, r - d का होल क्यूब, ये तो होगा πr³, क्योंकि हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, सेंटर से कितनी दूरी पे है। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे मास की, तो जो हमारा GD है
जी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी डी की वैल्यू और जी की वैल्यू दोनों को आप यहाँ पे भी रखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस डी बाई आर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका भी क्यों ना एक हम फॉर्मूला चार्ट बना दें। तो फॉर्मूला चार्ट अगर हम इसका बनाएं तो फॉर्मूला चार्ट के अकॉर्डिंग जो जी डी होगा, जो डेप्थ पे जी की वैल्यू होगी अपॉन जो जी होगा वो 1 माइनस डेप्थ कितना है ओवर आर, आर क्या है, रेडियस है, ये निकलेगा पहली बात। अगर आपसे कहेंगे वही जैसे अभी हमने निकाला कि जी डी और जी में डिफरेंस बताओ, तो जी डी माइनस जी, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना निकल के आ जाएगा, डी बाई आर आ जाएगा। अगर आपसे कहेंगे कि वेट में बताओ, डेप्थ की वजह से वेट में डिफरेंस बताओ, तो कितना आ जाएगा, मास का इंटू कर दो दोनों साइड, एम जी डी माइनस एम जी, दोनों तरफ अगर हम मास का इंटू करेंगे तो डी बाई आर हो जाएगा। आपसे परसेंटेज पूछेंगे तो 100 का इंटू कर दीजिए दोनों साइड। अगर आपसे पूछेंगे कि परसेंटेज चेंज कितना है वो बताओ, ठीक है, ये जी माइनस जी डी होगा, तब ये नेगेटिव आएगा, जी माइनस जी डी। तो अगर जी माइनस जी डी है और अपॉन में जी है, अगर आपसे कहेंगे परसेंटेज चेंज कितना होगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये इंटू में जी आएगा तो ये आ जाएगा डी बाई आर आ जाएगा, इंटू 100 कर लीजिए। तो आपको इतने इजी फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने हैं। बात फिर वही, अगर आपका जो जी है वो डेप्थ की वजह से भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर आपका डेप्थ इंक्रीज होगी डेप्थ के, तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है और वो कम हो जाएगी। इन दोनों से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, वो ये निकलता है कि जो हमारा पहला कंक्लूजन ये निकलता है, जो हमारा जी एच है तो जी डी के बराबर कहाँ पे होगा। अगर आप दोनों को इक्वल करो, जी की वैल्यू जी एच पे कितना है 2h बाई आर, और डेप्थ पे कितना है जी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, तो दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2h। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर हम d इक्वल टू 2h पे चले जाएं, अगर हम d इक्वल टू 2h पे चले जाएं तो हमारा gh इक्वल टू जी डी हो जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं जो वेट हमारा हाइट पे होगा वही वेट हमारा डेप्थ पे हो जाएगा, ठीक है। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा, इससे ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अर्थ की यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हमारा डेंसिटी है, मास डेंसिटी या मास नॉन यूनिफॉर्म है, तो हमारा जी और आर का ग्राफ बताइए। तो देखो इनसाइड जो जी का ग्राफ होता है वो ऐसे होगा, ये हमारा इनसाइड है, और इसके बाद जो जी का ग्राफ होगा, ये तो इनसाइड है, इसके बाद जो जी का ग्राफ होगा यहाँ, इसके बाद वो ऐसे हो जाता है। तो देखो यहाँ पर जो जी की वैल्यू है 1/r² पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे लीनियरली r पे डिपेंड करती है, और ये है आपका r इक्वल लेस देन r, ये है r ग्रेटर देन r, और ये करेक्ट r पे वैल्यू है। अगर आप कहते हो सर इनसाइड और आउटसाइड की वैल्यू बता दो, तो जी इनसाइड की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है GM/r बाई r², r रेडियस है, ये कैपिटल R, और जी आउटसाइड पे अगर आपको पूछा जाए तो वो होता है GM/r²। अगर आपसे कहेंगे सरफेस पे बताइए, तो सरफेस पे छोटा r और बड़ा r बराबर हो जाएंगे, तो GM/r²। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन, ठीक है। कई बार एग्जाम में जाएंगे वहाँ, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो जी है उसका लैटिट्यूड और लैटिट्यूड से क्या होगा, या हाइट को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो वो ये भी पूछ देंगे कि एल्टीट्यूड से क्या होगा, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होती है, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी लेवल या फ्रॉम ग्राउंड लेवल। तो अगर आपसे हाइट लिखा हुआ ना हो, यही वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर हाइट नहीं दी है तो वहाँ पे क्या देंगे, एल्टीट्यूड, ठीक है। और अब जो रोटेशन है, इसमें हम जो ये रोटेशन है, रोटेशन से आपको क्या दे देते हैं, कई बार आपको रोटेशन पे लैटिट्यूड दे देते हैं, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से जो जी की वैल्यू है, मान लो अर्थ किसी भी एंगल थीटा पे रोटेट हो रही है, तो जो जी की वैल्यू में हमारा चेंज आता है वो आता है r⍵² cos² थीटा। थीटा वो एंगल है जो आपका अर्थ जिससे रोटेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए, अगर आप 3 कंडीशन बनाएं, यहाँ पे इक्वेटर पे बनाएं,
तो इक्वेटर पे जो थीटा एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप इक्वेटर पे बनाते हैं, इक्वेटर पे थीटा 0 हो जाएगा। और जो हमारी वैल्यू है जी की वो कितनी आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी जी इक्वेटर इक्वल टू जी माइनस कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर पोल की बात करें तो पोल पे थीटा क्या हो जाएगा आपका 90, और पोल पे अगर 90 होगा तो जी पोल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी पोल की वैल्यू जी आ जाएगी। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें, ये जी पोल पे है और ये जी इक्वेटर पे है। आगे चलते हैं, इसी में जो पोल और इक्वेटर का रिलेशन है, अगर आप यहाँ देखें पोल और इक्वेटर का रिलेशन देखें, ये जो पोल है जी पोल की वैल्यू जी है, अगर आप इस जी पोल की जगह जी रख दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जी इक्वेटर इक्वल टू जी पोल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो जी पोल माइनस जी इक्वेटर की जो वैल्यू होगी वो होगी आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा क्या होगा। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ जी अगर आप रोटेशन करोगे तो ये क्या होगा, ये हमारा इसका जो हमारा वो होगा रोटेशन का हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर असर होगा, वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो जब भी हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ये जी पोल और जी, तो हमारा जो नेट इफेक्ट है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि इक्वेटर पे इसका इफेक्ट अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पर ये जो वेरिएशन है ज़्यादा होगा तो इक्वेटर पे ज़्यादा इफेक्ट इसका दिखेगा और पोल पे कम दिखेगा। पोल पे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि इक्वेटर और पोल पर इस जी की वैल्यू का क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो जी से जो क्वेश्चन है ना वो आएगा ही आएगा आपके पेपर में, चाहे वो वेट से रिलेटेड आए, चाहे वो किसी से भी आए, मतलब आएगा, कंफर्म है और हर बार आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये रोटेशन है, ये जो थीटा एंगल है, इसको हम क्या बोल देते हैं, लैटिट्यूड। वो अल्टीट्यूड था, ये था लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड देगा आपको। ये थोड़ी ज्योग्राफी की बातें हो गई हैं। ठीक है, आगे देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि जो पोल है ना, यहाँ पर जो इफेक्ट है ये मैक्सिमम हो रहा है। पोल पे ना आप ये भी कह सकते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये भी कह सकते हैं, या आप बोल सकते हो मिनिमम इफेक्ट होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू जी की आ रही है। ये बात आप ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है ऐसा कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम होगा इक्वेटर पे। ठीक है, और पोल पे होगा मिनिमम। आगे चलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो आप सभी को पता है एस्केप वेलोसिटी के बारे में। भैया ऐसा है, एक मिनिमम वेलोसिटी दो आप किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी बॉडी को जो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चले जाए, एक मिनिमम वेलोसिटी दीजिए आप किसी भी बॉडी को, सैटेलाइट को, जो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चले जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। जिसका जो मेन फॉर्मूला होता है, वैसे तो डेरिवेशन है, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है 2gm। m है आपका मास, अपॉन में r। अगर आप अर्थ से फेंक रहे हैं तो अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, उस बॉडी का ना मास ना रेडियस। इसको अगर आप g के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो 2gr भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर आप वैल्यू ही रख देते हैं इसकी, तो ये आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये क्या है भैया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमारी ये है, अगर किसी भी प्लेनेट के पास एटमॉस्फेयर होगा, अगर एटमॉस्फेयर होगा तो वहाँ पे जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी, VRMS जो होगी वो एस्केप से कम होनी चाहिए। जो VRMS होगी वो एस्केप से कम होनी चाहिए, एस्केप ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारा अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, अर्थ के लिए अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, क्योंकि जो VRMS जो है हमारी अर्थ की, वो V एस्केप से कम होती है।
मून पे क्यों नहीं है? कई बार एजर्सन रीजन में क्वेश्चन आता है कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। तो मून पे एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो ज़्यादा है एस्केप से। चलो आगे चलते हैं। आगे जब इसमें आप बढ़ोगे, एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? तो एस्केप वेलोसिटी पहले देख लो किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ जिस बॉडी को आप फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगी। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी, जो भी बॉडी आपने प्रोजेक्ट करनी है उस पर डिपेंड नहीं करती है, एक प्रोजेक्टेड बॉडी। दूसरा, प्रोजेक्शन एंगल पे डिपेंड नहीं करेगी। प्रोजेक्शन एंगल पे अगर आप सकेंगे 45 पे फेंकेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड करती है रेफरेंस बॉडी के मास और रेडियस पे। डिपेंड्स ऑन रेफरेंस बॉडी, कहाँ से फेंक रहे हो उस पर डिपेंड करती है। रेफरेंस बॉडी अगर आप अर्थ से फेंक रहे हैं तो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी, अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करेगी, अर्थ के रेफरेंस बॉडी के पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। ठीक है। अब अगर आप इसको, जो कि एग्जाम आपके बहुत क्वेश्चन आए हैं, अगर आपको मास नहीं दिया है, आपको क्या दिया है? डेंसिटी। तो डेंसिटी के टर्म में आपने पढ़ लिया है कई बार कि मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो 4/3 RE³ इंटू डेंसिटी। जब ये आप इसको यहाँ पुट कर देंगे तो उस केस में एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 8/3 πg रो और R³ तो आप ये भी कह सकते हैं अगर डेंसिटी का कंसेप्ट दिया है तो हमारी एस्केप वेलोसिटी रो पे डिपेंड करेगी और R पे डिपेंड करेगी। ठीक है। ये R³ है, अगर आप देखें इसको, ये R³ है तो R³ ही रहने दो इसको। चलो ठीक है। R³ नहीं R³ नहीं आएगा, नहीं R³ अपॉन R होगा तो यहाँ से R² आएगा तो ये रो इंटू R पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ से भी दिक्कत करते हैं बच्चे लोग, वो कहते हैं सर ये तो रूट में R पे डिपेंड करती थी। तो बच्चों वहाँ पे डेंसिटी भी तो दी है। अगर आपको डेंसिटी की बात कर रहा है कि डेंसिटी इतनी है तो समझ लो फिर ये वाला होगा, वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया, आपको यही तो देखना है, इसीलिए तो फॉर्मूला रिवीजन सीरीज है। अगर आपको डेंसिटी की कोई बात नहीं दी है क्वेश्चन में तो आप यही लगाएंगे, कुछ भी हो जाए। अगर उसने कह दिया डेंसिटी है कुछ, फिर आपको ये लगाना पड़ेगा। तो जब डेंसिटी के टर्म में बात होगी तो एस्केप वेलोसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और डेंसिटी के रूट के प्रोपोर्शनल होती है। और R भी क्या? R ऑफ E। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक कंडीशन है इसमें ब्लैक होल कंडीशन। एक कंडीशन क्या है? ब्लैक होल कंडीशन। आप सभी को ने पढ़ा होगा जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ब्लैक होल क्या है, इस पर रिसर्च चल रही है। तो ब्लैक होल कंडीशन है आपकी एक, वो भी हम एस्केप वेलोसिटी के टर्म में पढ़ते हैं। ठीक है। तो क्या है ब्लैक होल कंडीशन? बताइए। अगर आपको ये सब पता है तो आप कमेंट में बताइएगा कि एस्केप वेलोसिटी की ब्लैक होल कंडीशन क्या है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें ये एस्केप वेलोसिटी करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म है ग्रेविटेशनल। ठीक है। जो जैसे पहला टर्म है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम की भी एक टर्म होता है। होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है किसी भी बॉडी को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाने में किया गया वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे आप कोई भी सिस्टम बनाते हैं, कोई भी सराउंडिंग बनाते हैं, जैसे ये M है, आप दूसरा मास एक M लेके आ जाते हैं, तो अगर ये M है, ये दो मास M है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड होगा कुछ ना कुछ। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड में आप वर्क डन कर रहे हैं इसके अगेंस्ट इस मास को लाने के लिए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -G, दो जो भी मास है M1 M2, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में था उनके बीच की डिस्टेंस। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में क्या था? Q1 Q2 अपॉन R और G की जगह क्या था? 1/4πε0। वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है।
ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं ये नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक हो गया। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने क्या किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ। क्वेश्चन ये आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ। आपको क्या क्या दिया रहेगा, ये एक अर्थ दिया रहेगा, ठीक है, और ये इसका सेंटर O है और ये रेडियस क्या है, R है। आपसे कहेंगे कि ये जो है h हाइट हमने यहाँ से ऊपर भेज दिया, तो बताओ कितना चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो देखो h जो होगा ना हमेशा, अगर वो nr है तो हमारा जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है mgh। ये m कौन सा है, जिस ऑब्जेक्ट का मास तुमने इस सरफेस से, ये वाला m है, यहां पहुंचा दिया। ग्रेविटेशनल अर्थ का m नहीं है, तो ये mgh ओवर 1 प्लस h/r। ये बात ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपने h इक्वल टू 2r ऊपर भेज दिया, 3r ऊपर भेज दिया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ या वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी बताओ। अब देखो अगर h इक्वल टू nr है तो ये है, अगर h इक्वल टू r है तो r होगा तो क्या हो जाएगा, w इक्वल टू mg r, ये r हो गया mgr अपॉन में 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये हमारे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ और पॉइंट में इसमें बताता हूँ आपको कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से और कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लो ये आपको मैंने आपके लिए समराइज किए हैं। मान लो एक मास ये है m है और एक मास ये है, तो इनके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ये आया, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, अगर मैं आपको बता दूं तो इसलिए आने की पूरी चांसेस है। कहेगा कि फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा फाइंड इनका क्या बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो, तो कितनी हो जाएगी, -m1 m2, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ GPE अपॉन में r, तो इंटू इसमें किसका होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। अच्छा ये तो सिंपल है, इसको तो कोई भी बता सकता है। मान लो आपको एक स्क्वायर दे दिया और स्क्वायर में मास दे दिए m m m और m और साइड दे दी l, स्क्वायर है। तो आपसे कहा इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -5.41, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है, gm²/l ये होती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। आगे देखिए, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेम यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाता है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करें, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करें, अगर आप रिलेट करें इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता था वो होता था वर्क डन ओवर डिस्चार्ज, ये तो होता था। सेम यहाँ पे भी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क डन ओवर टेस्ट मास, ठीक हो गया। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वहाँ पे वर्क डन हमने क्या रखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, से यहाँ पे भी रख देंगे तो m से m कट जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, gm/r, और ये माइनस में होगा। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हमने वहाँ भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते थे वो था फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज। तो सेम यहाँ पे भी जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर टेस्ट मास। तो फोर्स की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, gm/r², ठीक है। पिछले बार आप देखेंगे ना, आपके वहाँ क्वेश्चन आए थे, कहाँ, नीट में, इनकी यूनिट पूछी गई थी। तो इसकी अगर आप यूनिट बताओगे तो ये तो पोटेंशियल वाला आ जाएगा ना, इसको तो सॉल्व कर दोगे। और इसकी जब यूनिट देखोगे तो इसकी यूनिट किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। छोटे छोटे टर्म हैं लेकिन बहुत घातक टर्म है, समझ रहे हैं। अगला टॉपिक में चलते हैं, केपलर लॉ। बहुत आसान है केपलर लॉ।
केपलर साहब ने 3 लॉ दिए अपने प्लैनेटरी मोशन के लिए, जिसमें पहला रूल ये था, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं और सन एक फोकस पे हमारा प्रेजेंट होता है। इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक ये हो गया, एक यहाँ हो गया, तो एक पे हमारा क्या होगा, सन बैठा रहेगा और जितने भी प्लैनेट होंगे इसके चारों तरफ क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे रिवॉल्व करेंगे, इसीलिए इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, दूसरी बात, इसी से हमने एक बात ये करी, जो हमारा सन है ना बच्चों, अगर इस सन से जो हमारा ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, ये वाली, इसको हम P बोलते हैं, P मतलब पेरीहेलन बोलते हैं इसको, और इससे जो फारदेस्ट डिस्टेंस है यहाँ वाली, इसको हम A बोलते हैं, जिसका नाम है एपीहेलन। ठीक है, तो पेरीहेलन एपीहेलन अभी आगे हमारा बहुत यूज होने वाला है। जैसे आप ये देखें, इसमें भी कुछ आपके एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे प्लूटो तो हटा दिया गया है, फिर भी आप देखो जो प्लूटो है और जो मरकरी है, जो प्लूटो है और मरकरी है, इनकी जो ऑर्बिट है ना, ये बिल्कुल इलिप्टिकल पाई गई हैं। ऐसी पाई गई है इलिप्टिकल, इन दोनों की। ठीक है, बहुत हाईली इलिप्टिकल। और वही जो हमारे वीनस है उसका सर्कुलर पाया गया है। कैसे पाया गया है, सर्कुलर ऑर्बिट पाई गई है। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल है ना, हमने मतलब नियरली सर्कुलर के आसपास पाई गई हैं, लेकिन केपलर साहब का मानना है कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेंगे, जिसका एक फोकस सन पकड़ के बैठा रहेगा। सेकेंड जो रूल है हमारा वो है द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू प्लैनेट। अगर आप ये एक वो बनाते हैं, जैसे आपने ये बनाया, एक हमारा ये ऑर्बिट ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाई, ठीक है, और इसमें एक जगह हमने सन बना दिया, ये हमारी इक्वेटोरियल की लाइन हो गई और ये हमारी पोल की लाइन हो गई। ठीक है, तो सेकंड लॉ का जो कहना है वो ये है कि जो सन है, ये हमारा एक सन है भैया, सूरज देवता है यहाँ पे, ये हमारी एपीहेलन कंडीशन, ये पेरीफेरी पे पेरीहेलन कंडीशन। तो ये सूरज देव ये कहते हैं कि जो रेडियस वेक्टर है, मतलब मान लो यहाँ पर कोई एक बार मूव किया प्लेनेट, फिर यहाँ पे चले गया, तो इनका कहना है स्वीप्स आउट मतलब होता है काटना। तो ये जो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पे गए, तो जो एरिया कट किया इन्होंने, तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कट करेगा, यही इन्होंने दिया है। क्या बोला कि जो रेडियस वेक्टर आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, सन से जो ड्रॉ करेंगे, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया वेक्टर हमारा कैंसिल काटेगा। ठीक है, स्वीप्स आउट करेगा। कंक्लूजन है इसकी बहुत बढ़िया। पहला है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। एरियल वेलोसिटी का मतलब है एरिया ओवर टाइम। तो जब वो इक्वल एरिया काटेगा, अगर कोई भी वेक्टर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एरिया ओवर टाइम का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। और इसी को हम फर्दर जब सॉल्व करते हैं, मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, तो जो इस टर्म को हम बोल देते हैं एरियल वेलोसिटी। और अकॉर्डिंग टू केपलर, जब एरिया इक्वल टाइम में इक्वल कटेगा तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और एरियल वेलोसिटी का उन्होंने फॉर्मूला दे दिया L/2m, और ये JEE 2023 में आया था कि कौन सा इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। सेकेंड बात हम करें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब अगर कोई भी आपका जो प्लेनेट है मूव कर रहा है, अगर कोई भी प्लेनेट मूव कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, जैसे इस पॉइंट पे कर रहा है, तो देखो अगर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे मूव कर रहा है इसमें, तो यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी। तो यहाँ पर फील्ड कैसा है, फील्ड यहाँ पे FR है, FR मतलब रेडियल फील्ड है। और अगर रेडियल फील्ड होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, R×F। तो टॉर्क हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इस पॉइंट पे जो टॉर्क होगा, LA जो होगा, वही आपका LP के बराबर है। जो LA है वही आपका LP के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा पेरीहेलन और एपीहेलन पे। तो अगर पेरीहेलन पे स्पीड VP है, रेडियस सन से वहाँ पे RP है, तो यहाँ पे MVA है और ये RA है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे अगर ये वाली डिस्टेंस RP है पेरीफेरी पे, और ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस RA है, और ये जो है हमारा यहाँ पर जो मास मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी VP है, यहाँ पर VA है, तो हमने कंजर्वेशन लगा दिया।
तो यहाँ से अगर आप देखें मास से मास कट गया, तो वी पी ओवर वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए ओवर आर पी। और ये वाला कंसेप्ट तो उन्होंने जेई एडवांस 2023 में भी यूज किया था, तो मेंस में क्यों नहीं करेंगे यूज? जब वो एडवांस में ये सेम टॉपिक दे सकते हैं तो मेंस में भी तो दे ही सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये था एंगुलर मोमेंटम कंसेप्ट। और टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल टॉर्क क्या होगा इसमें, टॉर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, टॉर्क होता है dl बाई dt, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम, खाली मोमेंटम नहीं कहोगे, एंगुलर मोमेंटम। दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं कि हमारा एरियल वेलोसिटी L/2m क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज कंसेप्ट। डिफरेंट क्वांटिटीज कंसेप्ट का मतलब ये है, अगर आपने कभी इलिप्स देखा होगा, इलिप्स मतलब ये इलिप्स होता है, मैथ्स वाले ज़्यादा जानते हैं इस इलिप्स को। तो इस इलिप्स में ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है, एक फोकस ये है और एक फोकस ये है, ठीक है, ये दो फोकस है। अब देखिए बच्चों, जो ये फोकस है, इस फोकस पे जो ये वेलोसिटी है, अगर इसको हम ये सन मान लेते हैं, तो ये मेरा एपीहिलन है, ए लिख लेता हूँ। ये मेरा पेरीफेरी पे पेरीहिलन है, जो नियरेस्ट है उसको पेरीहिलन कहते हैं, ये एपीहिलन हो गया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस में आर ए ले रहा हूँ एपीहिलन की, और ये जो पेरीफेरी पे डिस्टेंस है इतनी, इसको मैं आर पी ले रहा हूँ, ठीक है। और वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल टू पाथ होती है, तो वेलोसिटी तो ऐसे मूव करेगा कोई भी प्लेनेट या सैटेलाइट। तो जब वो ऐसे मूव करेगा तो आपसे पूछेंगे कि कहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्वेश्चन आएगा ऐसा। अब आप देखिए, आप यहीं पर देखिए, इस वाले में अभी हमने एक रूल बनाया था ये, तो आर पी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ बी पी कम हो जाएगा, अगर आर ए ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ये कम हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारा पेरीफेरी है, यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर मिनिमम होगी, क्योंकि आर यहाँ पे ज़्यादा है। आर अगर ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी एल इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, आप यहाँ से समझिए। और एल इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r। तो अगर r ज़्यादा होगा तो हमारा v कम होगा। तो सिंपल सी बात है, आर ए हमारा ज़्यादा होता है आर पी से, तो जो वेलोसिटी वी ए है वो मिनिमम हो जाएगी, और जो वेलोसिटी वी पी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो मिनिमम हो जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एपीहिलन पे मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था कि जैसे ये आपको एक इलिप्टिकल ऑर्बिट दिया है और ये सन दिया है, ठीक है, और आपको 3 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट आपको दे दिया यहाँ पे, एक दे दिया यहाँ पे, और उन्होंने ए दे के दिया इसको, एक यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया। आपसे ये पूछा कि कहाँ पर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसा क्वेश्चन दिया था एक बार कि आप बताइए कि कहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अभी भी हमने देखा था वीपी मैक्सिमम कहाँ पर है, पेरीफेरी पे। तो पेरीफेरी पे कौन सा पार्टिकल है, ए वाला, तो ए पे यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कौन सी, काइनेटिक वाली। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक और टॉपिक इसमें देखें और आगे देखें, जैसे आपका ये, इसका एक मैप बनाते हैं बढ़िया सा भैया, ऐसे आपको मिलेंगे पेड क्लासों में। इसलिए अगर आप चैनल पर नए आते हैं, थोड़ा सा मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मेरा उद्देश्य, मैंने आपको कई बार बताया है, नए बच्चों को बता दूं, मेरा बहुत आगे तक जाना उद्देश्य है, बहुत सारे बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचे, वो उद्देश्य है, बाकी और कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मैं अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहता हूँ। और
आपका इसमें सहयोग चाहिए, इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हर ग्रुप में भेजें। ये सन है, देखो एक कंक्लूजन करते हैं, ये सन है। ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं पी फॉर पेरिहेलन, इसको बोलते हैं ए। वो करके करेंगे, वो यहाँ पर ए लिख के लिखेंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा, यहाँ पर अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पर ऐसे चलेगा, क्योंकि पार्टिकल ऐसे चल रहा है टेंजेंशियल टू पाथ। तो जो पेरिहेलन है, ये जो हमारा पेरिहेलन है, पेरिहेलन पे हमारी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। स्पीड मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम। और इसमें जस्ट रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पर वी ए क्या होता है? मिनिमम। यहाँ पर वी ए मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अच्छा, ये बात तो आप समझ गए। अभी जो प्लेनेट मूव कर रहा है यहाँ पे, ऐसे कोई मूव कर रहा है मान लो, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी? अगर आपने वो पढ़ा है क्या, मैथ्स में इलिप्स पढ़ा है, तो हमने अभी भी एक रिलेशन निकाला था कि वी पेरिहेलन ओवर वी एपिहेलन की जो स्पीड होगी वो होगी आर एपिहेलन ओवर आर पेरिहेलन। आर एपिहेलन मतलब हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, आर ए से लिख रहे हैं हम, और इसको हम लिख रहे हैं आर पी से। ठीक है, ये पेरिहेलन हो गया, एपिहेलन हो गया। अगर आप इसको मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करते हैं इस पूरे को, तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आती है 1 + e और 1 - e। और e जो है आपका मैथ्स में, उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी अगर आपको मैं बता ही दूं कि e कैसे आ रहा है, आप इसमें देखिए, ये तो हमारा rp हो गया, ये हमारा re हो गया, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी होती है हमारी e = c/a, ठीक है। और तो rp हमारा क्या हो जाएगा? a - c हो जाएगा। आप इतना मत समझिए, कभी डिटेल में हम चैप्टर में करेंगे। तो v पेरिहेलन की जो वैल्यू होती है, vp जो होती है वो होती है 2gm/a 1 - e 1 + e। v एपिहेलन की भी सेम ऐसी होती है 2gm/a 1 + e 1 - e। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 2a है, जिसको हम सेमी मेजर एक्सिस भी कहते हैं। सेमी मेजर की डिस्टेंस 2a, 2 वाला ये a फॉर्मूले में है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को सेमी माइनर एक्सिस या 2b भी कहते हैं। तो ये पूरी हमारी इसके बारे में बात हो गई। टॉर्क यहाँ पर 0 रहेगा, L यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, L फॉर एंगुलर मोमेंटम। एरियल वेलोसिटी L/2m यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा इसका टोटल कंक्लूजन हो गया। थर्ड है जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पीरियड हमारा जो केपलर साहब हैं ये कहते हैं कि जो टोटल टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है उसका जो स्क्वायर होगा, जो टोटल टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है इसका जो स्क्वायर होगा, ये आपके जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग तो वो ये बोलते हैं वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ये तो रूल है, ठीक है। लेकिन अर्थ के लिए हम इसको अगर आर एज्यूम करें, अर्थ के लिए क्या एज्यूम करें? आर एज्यूम करें, तो जो टाइम पीरियड है, जो हमारा टाइम पीरियड है वो रेडियस के 3/2 के प्रोपोर्शनल हो, क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस में अगर हम रेडियस एज्यूम करें तो 3/2 यहीं से आया हो। ये कहाँ से आया? यहीं से निकल के आया, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसको हम हार्मोनिक लॉ भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। हार्मोनिक लॉ, थर्ड लॉ को हार्मोनिक लॉ भी कहते हैं। तो एक रूल, एक इसमें टेक्निक ये है, या आप बोल सकते हैं ट्रिक ये है कि अगर f जो है हमारा 1/r⁴n है, तो जो t होगा वो r⁴n + 2/2 के प्रोपोर्शनल होगा। आप n वहाँ पर 2 रख लीजिए, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 2, 1 रखिए यहाँ पे ना, 1 होगा, n + 1/2, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिए, अगर आप n 1 रखेंगे आ जाएगा 3/2। क्लियर है यहाँ तक? ये बात भी आपको
दिमाग में बिठा लेनी है। और इससे भी बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं। सैटेलाइट, तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट तो भैया नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी होती हैं। मेनली सैटेलाइट एक बॉडीज है जो डिस्क्राइब करता है ऑर्बिट को अराउंड एनी प्लेनेट, ठीक है, लेकिन किसके अंडर? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब देखो जो मून है ना हमारा, आपने देखा होगा जो मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हमारे भगवान ने बनाया है। वही जो इनसेट हमने जो इंडिया वालों ने भेजा, जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने भेजा, जो बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो इनसेट 1B जो है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और ये हैं दोनों किसी के अर्थ के हैं। तो हम जो ये वेदर टेलीकास्टिंग करते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें सिग्नल ये ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ये सब सैटेलाइट से तो हो रहा है। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल। इसकी जो कंडीशन है कि जो आप सैटेलाइट ऊपर भेजते हो, लॉन्चिंग या एस्टेब्लिशिंग कंडीशन जो है, जो सेंटर ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट है वो आपका कोइंसाइड करना चाहिए सेंटर ऑफ अर्थ के, ये इसकी कंडीशन है। तीसरी बात, सैटेलाइट जब आप भेजेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। जैसे हमारा R है और ये हमने किसी h हाइट पे एक m मास के सैटेलाइट को भेजना है, एक m मास के सैटेलाइट को हमें भेजना है, जिससे क्या होगा, ये फिर ऐसे मोशन करने लग जाए अर्थ के अराउंड, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगा, तो ऐसे आप मान के चलो। तो ये डायग्राम में नहीं बन रहा, वैसे तो बनेगा ही। तो जो ये m मास का सैटेलाइट है जो चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो इसको घुमाने के लिए हम कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये अर्थ के चारों तरफ घूमने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का सेम फॉर्मूला v इक्वल टू कितना आ जाएगा? फॉर्मूला होता है gm/r+h। ये फॉर्मूला होता है। कैसे निकाला? ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स के बराबर कर दोगे, ये निकल के आ जाएगा। और वहीं अगर आप इसमें g की वैल्यू रख दोगे तो g की वैल्यू के टर्म में ये आ जाएगा gr²r+h, ठीक है भैया। अच्छा चलिए आगे, इसमें अब आगे हम देखते हैं। ये तो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। कब? जब वो हमारा h हाइट पे घूमे, और ये g के टर्म में हो गया। अब इसमें आगे आप ये देख सकते हैं बच्चों कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट ऑफ ऑर्बिट होगी। जो ऑर्बिट है ना, इसके टेंजेंट होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे देखेंगे तो आप ऐसे टेंजेंट होगी, ठीक है, ये टेंजेंट डायरेक्शन में होगी। एक वर्ड लिखा आता है कि अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वेरी क्लोज टू अर्थ, क्या लिखा आता है कि वेरी क्लोज टू अर्थ अगर होता है, तो वेरी क्लोज टू अर्थ में जो हमारी h की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? लगभग 0 हो जाएगी। और h की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे तो v की वैल्यू लगभग निकल के आती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और एस्केप वेलोसिटी का भी इससे रिलेशन देखा गया है, ये √2 टाइम्स ऑर्बिटल होती है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करेगी मास ऑफ सेंट्रल बॉडी पर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी या सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज ऑलवेज along the tangent to orbit when satellite revolve very close to surface। very close to surface का मतलब है h0, लगभग h0 के जब बराबर होगा तो हमारा फॉर्मूले में v की वैल्यू इतनी आ जाएगी। आगे देखते हैं सैटेलाइट की ट्रेजेक्टरी। देखो कंडीशन है, कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, अगर आप किसी सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी दे दें, अगर आप किसी सैटेलाइट को ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर क्या दे दें? वेलोसिटी दे दें, जिसको हम v0 लिख रहे हैं, तो उसका जो शेप होगा ऑर्बिट का वो सर्कुलर होगा। कैसा होगा भैया? सर्कुलर होगा, सर्कुलर। सेकंड केस ये है, अगर आप उसको ऑर्बिटल से ज़्यादा दे दें लेकिन उस वेलोसिटी को एस्केप से कम दें, एस्केप से ज़्यादा देंगे तो भाग जाएगी बाहर, तो अगर हम ऑर्बिटल से ज़्यादा देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? इलिप्टिकल। तीसरा केस ये है, अगर आप ऑर्बिटल से कम देते हैं भैया, आपने वेलोसिटी ऑर्बिटल से ही कम दिया, तो एक स्पाइरल पाथ बनेगा। कैसा पाथ बनता है? स्पाइरल पाथ बनेगा
और जो स्पाइरल पाथ है उसके बाद क्या होगा, वो अर्थ में गिर जाएगा, फॉल ऑन अर्थ। ये तो तीसरा केस हो गया। एस्केप से अगर ज़्यादा दे दें आपने वेलोसिटी तो भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल से, तो वहाँ पर जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो बनेगी हाइपरबोलिक, ठीक है। और अगर एस्केप के बराबर दोगे तो पैराबोलिक। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट का टाइम पीरियड, पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। अब सैटेलाइट का टाइम पीरियड, अगर ये रेडियस r है, ये आपकी h है, तो होगा क्या, ये पूरा जो गोल चक्कर लगा रही है हमारी कोई भी सैटेलाइट किसी भी रेफरेंस बॉडी के चारों तरफ, या आप कह सकते हैं अर्थ के चारों तरफ, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से जो t आएगा वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी होगी 2πr प्लस h, टोटल सर्कमफेरेंस ओवर वेलोसिटी। क्लियर है। अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, अभी भी हमने देखा वेलोसिटी की वैल्यू है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, और जो कितना होता है भैया, gm ओवर r प्लस h होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें अगर, तो कंप्लीट जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर, 2 पाई अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, r प्लस एच होल क्यूब अपॉन में gm, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, gm निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में देखते हैं आगे, अगर h हमारा लगभग 0 के बराबर हो गया, क्लोज टू अर्थ हो गया, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, और ये हो जाएगा r की पावर 3/2 gm। तो आपने जो केपलर लॉ में देखा था, केपलर लॉ में क्या देखा था कि t प्रोपोर्शनल जो होगा वो r क्यूब के होगा, तो जो कांस्टेंट आएगा वो इस कांस्टेंट की वैल्यू है, और ये नीट एग्जाम में पूछी थी एक बार कि वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आप इस दोनों तरफ टी स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करने बाद ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर gm का होल स्क्वायर। तो ये हमारी k की वैल्यू हो जाएगी, इसका जो स्क्वायर होगा वो हमारी कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। आगे देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ सेंट्रल बॉडी, रेडियस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी। क्लोज टू अर्थ जब ये मूव करता है हमारा, ये आप देखते हैं जब हमारा क्लोज टू अर्थ मूव करेगा तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट r3 ओवर रूट में gm। अच्छा ये gm रूट में है, सॉरी ये gm रूट में है, इसको आप क्या करेंगे, इसको हटाओ, ये हमारा gm रूट में है, तो आप यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, r क्यूब ओवर gm। तो ये होगी कांस्टेंट की वैल्यू, ये वाली, ठीक है। रूट क्या है, रूट के अंदर है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है हमारा, जो टी स्क्वायर इक्वल टू हम कांस्टेंट निकालते हैं r क्यूब, तो k की वैल्यू एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है, तो 4 पाई स्क्वायर ओवर gm आ जाएगा। यहाँ पर हमने पाई स्क्वायर नहीं किया, ये पाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है हमारी केपलर लॉ में वो है 4 पाई स्क्वायर ओवर gm। आगे देखते हैं, सैटेलाइट के पास एनर्जी भी होगी, तो सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो हो जाएगी आपकी g मास ऑफ, जो भी अगर अर्थ है, मास ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी अपॉन में 2, जो भी हमारी वैल्यू है r प्लस एच, r की वैल्यू आप एज्यूम कर लो कि h हाइट पे है तो r प्लस एच। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी, और जो हमारी टोटल एनर्जी होती है दोनों का आप सम कर देंगे तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन ये आता है, अगर आप r को बढ़ाएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। होना तो डिक्रीज चाहिए था, लेकिन माइनस साइन की वजह से इंक्रीज होगी। सिमिलरली जो टोटल एनर्जी है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो एकमात्र हमारी r बढ़ाने पे ये डिक्रीज होता है, ठीक है। और आगे चले अगर इसमें, अच्छा इसको छोड़िए, पहले इसमें हम पहले ये कर लेते हैं क्या,
अगर आप इसका ग्राफ बनाएं काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल का, तो एक ही में अगर मैं इसको बनाता हूँ इस ग्राफ को, मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी है और ये डिस्टेंस है। तो अगर आप इसमें ग्राफ बनाएं तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। और पोटेंशियल एनर्जी का जब ग्राफ बनाओगे तो वो ये ऐसे होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का जब ग्राफ बनाओगे वो आपका ऐसे होगा, ये टोटल एनर्जी। ये का पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये टोटल एनर्जी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कुछ स्टैंडर्ड बॉडी के हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड सिस्टम के हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूले। जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी आप कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ेंगे। क्या होंगे देखो, अब यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जैसे सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो हमारे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भैया इसके लिए बताओ, इस वाले के लिए बताओ, तो उसमें सबसे पहले आता है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो हमारा सॉलिड स्फीयर है उसके लिए जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की या इंटेंसिटी कर लो, ग्रेविटेशनल या पोटेंशियल कर लो, चलो पहले पोटेंशियल की वैल्यू अगर आउटसाइड देखते हो आप, आउटसाइड मतलब आर जब आर से बड़ा है, आर रेडियस हो गई, ये आर आपकी रेडियस हो गई और ये आर वो पॉइंट है जहाँ पर निकाल रहे हैं, इनसाइड में क्या हो जाएगा, ये इससे छोटा हो जाएगा, आर इक्वल टू आर पे। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होगी आउटसाइड वो होती है जी एम बाई आर, ठीक है। और वहीं अगर आपसे सरफेस पे पूछेंगे तो जी एम बाई उसमें आपको रेडियस रख देनी है। और इनसाइड में बहुत बड़ा फॉर्मूला है यहाँ पे, वो है माइनस जी एम बाई 2 रेडियस और 1 माइनस आर जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो का होल स्क्वायर, ये बनता है। तो अगर सेंटर की बात करेगा कभी भी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे, ठीक है, तो सेंटर पे हमारा आर 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे वी सेंटर जो होगा वो होगा -3/2 जी एम बाई आर, ठीक है। तो ये सेंटर पे हो गया और ये मैक्सिमम होगा सेंटर पे, ठीक है। और सेंटर और सरफेस में रिलेशन 3/2 का आ जाएगा। अगर आप इसको देखो ये क्या है, इसको अगर रिलेशन बनाएं तो 3/2 सरफेस का जो वैल्यू होगी वो आपकी वी सेंटर पे हो जाएगी। और इसके ग्राफ भी पूछे जाते हैं कई बार, तो अगर इसका आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये आर है, तो इसका ग्राफ नेगेटिव में बनते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, और यहाँ पर ये बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर का क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। अगर आपसे कहें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बताओ, तो इंटेंसिटी में ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। जैसे आउटसाइड की बारी आई तो जी एम बाई आर स्क्वायर, इनसाइड की बारी आई तो जी एम बाई आर क्यूब, इसको आप ऐसे लिख लो जी एम आर बाई आर क्यूब। और वही सरफेस की बारी आई तो जी एम बाई आर स्क्वायर, और ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू होती है। और इसका ग्राफ वही है जब ये अभी हमने जी और उसका बनाया ऐसे वाला, ये इंटेंसिटी ई और आर का है, ये वी और आर का है। सेकेंड जो सिस्टम है स्पेरिकल सेल, ठीक है। तो स्पेरिकल सेल का अगर आप देखें, स्पेरिकल सेल का जो आउटसाइड होगा, आउट लिख देता हूं मैं आर, और जो इनसाइड होगा, इनसाइड क्या होगा, इनसाइड आपका होगा जब आर लेस देन आर है। और सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे होगा जब आर के बराबर है। तो इनसाइड जो हमारा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है वो 0 होती है, आउटसाइड होता है आपका जी एम बाई आर स्क्वायर। और वहीं अगर सरफेस की बारी आई, सरफेस पे हो जाती है जी एम बाई आर स्क्वायर। वहीं अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बारी आई स्पेरिकल सेल का, यहाँ पर आउटसाइड होता है जी एम बाई आर, आर वो पॉइंट है जहाँ पर आप निकाल रहे हैं। और ये अगर आउटसाइड देखें
इनसाइड देखें तो GM/r और सरफेस पे भी GM/r कांस्टेंट रहता है। इसका अगर आप ग्राफ बनाने को कहें तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होता है। ये पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस है, तो ये इनसाइड से ऐसे सरफेस तक कांस्टेंट, इसके बाद फिर ऐसे। और वहीं अगर आप E और R का ग्राफ बनाते हैं, इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है ये वाली इंटेंसिटी, और ये आपका पोटेंशियल है। तो इंटेंसिटी और R का बनाएंगे तो अंदर तो 0 है, उसके बाद फिर ऐसे बनता है। ठीक है। तीसरा जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो है रिंग। तो रिंग के अगर आप यहाँ पर इनसाइड आउटसाइड ना होके क्या होता है, सेंटर और एक्सिस। यहाँ पे आपका इनसाइड और आउटसाइड ना होके क्या होता है, एक्सिस। तो अगर आपसे एक्सिस का पूछें, कोई रिंग दे रखी है, जैसे ये रिंग दे रखी है, ये इसकी रेडियस r है, एक्सिस पे x डिस्टेंस पे पूछे यहाँ पे, तो एक्सिस पे जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो होता है GM/- का r² प्लस x² रूट में। ये कहाँ पर होता है, ये होता है एक्सिस पे। और वहीं अगर सेंटर की बारी आई तो सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे होता है v = -GM/r। x को क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बारी आई। इंटेंसिटी में ये होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, सेंटर पे तो आपका Eg है, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे होता है GMR। ठीक है। r कौन सी, रेडियस, और अपॉन अंडररूट मत बनाओ, r² प्लस x² की पावर 3/2 ये होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्क की भी है। इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं डिस्क का, फिर भी आप देख लो। डिस्क के सेंटर पे, ये इनसाइड आउटसाइड यहाँ भी नहीं होता, यहाँ पर एक्सिस और सेंटर की बारी आती है। तो अगर आपसे सेंटर पे पोटेंशियल या सेंटर पे इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं पहले। अगर सेंटर पे पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे एक्सिस पे पूछेंगे तो एक्सिस पे सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 2GM रेडियस, ये जो पॉइंट है वो r अपॉन में रेडियस, और ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/√r² प्लस x²। ठीक है। तो ये आपका किस पे होता है, ये आपका होता है डिस्क का एक्सिस पे। ठीक है। ये जो r है ना, ये r को आप x कर लो डिस्क का। ये जैसे डिस्क है, ये इसकी रेडियस r है और ये x है। ठीक है ना। तो ये हो गया 2GM x/r²। होता है ये, और 1/r माइनस 1/r² प्लस x²। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप पोटेंशियल की ही बात करें डिस्क की भी, तो डिस्क का जो पोटेंशियल है इतना नहीं पूछा जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है। ये स्क्वायर का इतना है नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है। तो ये आपका बना कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन ग्रेविटेशन का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं अगर, दोस्तों को ज़रूर बताएं। अभी बहुत आगे पहुंचना है बच्चों, आपने मोटिवेशन बनाए रखें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। विशिंग ऑल द बेस्ट।